सोचिए, किसी बच्चे को दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अचानक वो अपने घर वापस लौट आए और अपने साथ एक ऐसी खौफनाक आफत लाए जो सबको हिला कर रख दे। ये कहानी बुएनोस एयर्स अर्जेंटीना की है। हम सबसे पहले क्लारा नाम की एक औरत से मिलते हैं जो अपने पति जुआन के साथ रहती है। एक रात क्लारा घर पर अकेली थी और हुआन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसे किचन के सिंक के पास से कुछ अजीब और अनजान आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आवाजें आपस में उसे ही जान से मारने की तैयारी कर रही थी। ये सुनकर क्लारा इतनी ज्यादा परेशान और बुरी तरह डर जाती है कि वो किचन में एक पल भी और नहीं रुक पाती और आखिरकार खाना बनाने का प्लान वहीं छोड़ देती है। जब आखिर में जुआन घर आता है तो क्लारा तुरंत उसे इस अजीब किस्से के बारे में बताती है, लेकिन जब जुआन खुद जाकर उस सिंक को देखता है तो उसे वहां कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो सोचता है कि शायद पाइप से आने वाली कोई आम आवाज होगी या ऐसा ही कुछ नॉर्मल सा होगा जिससे कोई खतरा नहीं है। पर इन सब के बावजूद क्लारा के दिल से ये बात बिल्कुल नहीं जाती कि कुछ तो बहुत बुरा और गलत हो रहा है। अगली सुबह करीब 5 बजे जब क्लारा बाथरूम में होती है तभी हुआन की नींद अचानक खुल जाती है। उनके घर की दीवार पर लगातार बहुत जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आ रही थीं। No son hora de ponerse a golpear. हुआन को लगता है कि ये शोर उनके पड़ोसी वॉल्टर के घर से आ रहा है, क्योंकि वॉल्टर अक्सर देर रात तक अपने घर में कुछ न कुछ काम करने के लिए जाना जाता था। गुस्से में आकर हुआन भी दीवार पर जोर से मारता है, लेकिन वो आवाजें तब भी बंद नहीं होती। तो वो उससे बात करने के लिए सीधा उसके घर चला जाता है, लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं देता। परेशान होकर हुआन वापस अपने घर लौट आता है। कुछ ही सेकंड्स बाद उसे समझ आता है कि वो थपथपाने की आवाज वॉल्टर के घर से नहीं बल्कि उसके खुद के बाथरूम के अंदर से आ रही है। उसी वक्त उसे शावर चलने की आवाज भी सुनाई देती है। जब हुआन घबराकर क्लारा को देखने के लिए भागता है तो उसके सामने एक खौफनाक नजारा होता है। क्लारा की एक बहुत ही अजीब तरीके से मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी हवा में उड़ रही है और कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार बाथरूम की दीवार पर पटक रही है। इस दर्दनाक किस्से के बाद 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेनो, मोरा और रोजेनटॉक जुआन से मिलने आते हैं। इन तीनों को पूरा यकीन होता है कि अपनी पत्नी की मौत का कसूरवार हुआन नहीं है। वो उसे यूनाइटेड स्टेट्स का एक 20 साल पुराना केस भी दिखाते हैं जो क्लारा की मौत से बिल्कुल मैच कर रहा था। जब वो हुआन से सवाल जवाब करते हैं तो हुआन को एक अजीब बात याद आती है। पिछले 2 हफ्तों से उसका पड़ोसी वॉल्टर अजीब वक्त पर, खासकर सुबह सुबह जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता है, अपने घर में कुछ अजीब काम कर रहा था जिसकी आवाजें उन्हें लगातार आती थी। अब यहाँ से कहानी क्लारा की मौत से कई हफ्ते पहले चली जाती है और वॉल्टर पर फोकस करती है। पिछले कुछ दिनों से वॉल्टर अपने ही घर में लगातार अजीब और खौफनाक चीजें झेल रहा था। जब बात उसके अकेले के बस से बाहर हो जाती है तो वो कई एक्सपर्ट से मदद मांगता है, जहां आखिर में उसे मोरा से बात करने की सलाह मिलती है। वॉल्टर तुरंत मोरा के ऑफिस में कॉल करता है और अपने घर में होने वाली अजीब घटनाओं को समझाने की कोशिश करता है। पर बदकिस्मती से मोरा का असिस्टेंट उसे बताता है कि मोरा अभी बिजी है और उसे बाद में कॉल करने को कहता है। उसी रात जब वॉल्टर सो रहा होता है तो बिना किसी वजह के उसका बिस्तर अपने आप हिलने लगता है, जिससे उसकी नींद अचानक खुल जाती है। घर में अकेले रहने के बावजूद वो बार बार अपने बिस्तर के आसपास और उसके नीचे झुक कर देखता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे कोई उसे नीचे से घूर रहा है। पर जब भी वो देखता है उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह जब वॉल्टर उठता है तो देखता है कि उसका पूरा घर बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। घर का सारा सामान बिना किसी वजह के अपनी जगह से हटकर इधर उधर फेंक दिया गया था। जैसे जैसे ये अजीब किस्से बढ़ने लगते हैं, वॉल्टर दोबारा मोरा को कांटेक्ट करता है, लेकिन इस बार उसका असिस्टेंट मदद करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मोरा बिना किसी ठोस सबूत के जांच नहीं करती। इस वजह से वॉल्टर अपने कमरे में एक कैमरा लगाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि रात में जो भी हो रहा है वो उसे रिकॉर्ड कर सकेगा। इसी बीच हुआन अपने घर की दीवार में आ रही एक दरार की शिकायत लेकर वॉल्टर के पास आता है। वो उन अजीब आवाजों का भी जिक्र करता है जो सुबह सुबह के वक्त वॉल्टर के घर से आती हैं, लेकिन वॉल्टर असल बात नहीं बताता कि सच में क्या चल रहा है और बस ये बोल देता है कि वो अपने घर का थोड़ा काम करवा रहा है। उसी रात अपने बिस्तर की तरफ कैमरा लगाने के बाद एक और अजीब घटना घटती है। कमरे की लाइट्स अचानक चली जाती हैं, कैमरा का स्टैंड अपने आप गिर जाता है और वॉल्टर को एक दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है। फिर वो उस गिरे हुए कैमरा की रिकॉर्डिंग देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि उसके बिस्तर के पास एक अजीब सा जीव खड़ा था। वो साया धीरे धीरे चलकर एक अलमारी की तरफ जाता है और गायब हो जाता है। खतरा महसूस करते हुए वॉल्टर बचाव के लिए एक बंदूक निकालता है और घबराते हुए उस अलमारी को खोलता है जहां उस साये को आखिरी बार देखा गया था। हैरानी की बात ये थी, अंदर कुछ भी नहीं था। ये मानकर कि खतरा टल गया है, वॉल्टर दोबारा उस वीडियो को देखने लगता है, लेकिन इस बार बिना उसकी नजर में आए वो अजीब साया ठीक उसके पीछे खड़ा था।
अगली सुबह मोहल्ले का एक छोटा बच्चा जिसका नाम जॉन है वॉल्टर के आंगन में लगे नल से पानी पीने जाता है, लेकिन वॉल्टर उसे डांटता है और वहां से चले जाने को कहता है। जैसे ही जॉन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, उसका ध्यान अपने पीछे से गुजर रही एक बस पर नहीं जाता और वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जॉन की मौत उसकी मां अलिकिया को पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। कुछ दिनों बाद घर वाले, रिश्तेदार और पड़ोसी उसके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन दफनाने के ठीक 4 दिन बाद कुछ और भी ज्यादा अजीब घटना शुरू होती है। एक रात अलिशिया को घर के बाहर से लेकर पूरे घर के अंदर तक कीचड़ से भरे पैरों के निशान मिलते हैं। ये महसूस करके कि कुछ बहुत भयानक गलत हुआ है, फ्यूनेस, जो एक पुलिस ऑफिसर और अलिशिया का पुराना दोस्त है, जानो से मदद मांगता है, जो पहले भूत प्रेत और अजीब घटनाओं की जांच करता था और जिसके पास ऐसे अजीब किस्से संभालने का तजुर्बा है। वहां पहुंचते ही जानो जब किचन के टेबल पर जॉन के उस मुर्दे को बैठा हुआ देखता है तो वो तुरंत दंग रह जाता है। जॉन की उंगलियों पर आए गहरे जख्म और घर में मिले अलग अलग सबूतों को देखकर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जॉन का वो जिस्म शायद कब्र खोदकर बाहर निकला है और किसी तरह वापस घर लौट आया है। दूसरे शब्दों में वो मुर्दा जिसे कब्र में होना चाहिए था वो वहां से निकलकर घर वापस आ गया था। ये सब कितना असंभव और खतरनाक है ये समझते हुए जानो सलाह देता है कि बात आगे फैलने से पहले जॉन के उस जिस्म को दोबारा दफना देना चाहिए। उसके मुताबिक कोई भी कानूनी तरीका ऐसी घटना को ढंग से नहीं समझा सकता। अगर किसी को पता चला तो लोग अलिशिया को पागल घोषित कर देंगे और उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसी वजह से उस जिस्म को हटाने से पहले जानो फ्यूनेस से कहता है कि वो अलिशिया को एक नींद की गोली दे दे ताकि वो अपनी आंखों के सामने ये सब ना देख सके। अगली सुबह जब जानो अलिशिया के घर के बाहर खड़ा होता है तभी उसकी मुलाकात मोरा से होती है, जो वॉल्टर के घर की फोटोज ले रही होती है। हालांकि वॉल्टर काफी दिनों से किसी को दिखा नहीं था, पर मोरा ये बोलती है कि जब उसने घंटी बजाई तो अंदर से किसी ने जवाब दिया था। जानो मोरा को पहले से जानता था क्योंकि वो भूत प्रेत और अजीब घटनाओं पर रिसर्च करने वाली एक जानी मानी एक्सपर्ट थी और पहले वो उनके कई सेमिनार्स में जा चुका था। कुछ देर बात करने के बाद जानो मोरा को अंदर जॉन का वो मुर्दा दिखाने ले जाता है जो अभी भी अलिशिया के घर पर ही था। बाकी आम लोगों की तरह मोरा ये सब देखकर कुछ खास हैरान नहीं होती क्योंकि उसने पहले भी ऐसे किस्से देखे थे। तब मोरा समझाती है कि वो वॉल्टर के घर इसलिए आई है क्योंकि उसे पहले वहां हुई अजीब चीजों की कुछ फोटोज मिली थी, जिसकी वजह से उस घर को खुद जाकर देखने में उनका इंटरेस्ट जग गया। जब दोनों बैठकर वॉल्टर के घर और पड़ोस में हो रही अजीब घटनाओं के कनेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी जॉन का एक दोस्त टॉम नाम का बच्चा अलिशिया के आंगन में कूद कर आता है ताकि अपना बॉल निकाल सके जो वहां गिर गया था। कुछ ही सेकंड्स बाद एक जोर की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद मोरा और जानो तुरंत एक्शन में आते हैं। वो दोनों मिलकर जॉन के उस जिस्म को उठाते हैं और एक फ्रीजर के अंदर रखकर दरवाजे के ऊपर एक गमला रखकर अच्छी तरह बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि वो मुर्दा पहले की तरह फिर से हिलना शुरू ना कर दे। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टॉम चुपके से अपनी मम्मी के फोन से इस पूरे किस्से का वीडियो बना रहा था। थोड़ी देर बाद फ्यूनेस वहां आता है और बोलता है कि उस फ्रीजर का स्विच बंद करके प्लग निकाल दिया जाए। जैसे ही पावर बंद किया जाता है फ्रीजर के अंदर से एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आखिर में फ्रीजर के साथ साथ जॉन के उस जिस्म को वहां से ले जाया जाता है और एक बार फिर उसे दफना दिया जाता है। पर इस बार वो लोग कब्र के ऊपर कंक्रीट की एक पक्की दीवार या लेयर लगाने का प्लान बनाते हैं ताकि आगे उस मुर्दे के दोबारा बाहर आने का कोई भी चांस ना रहे। अब कहानी लौटकर वापस प्रेजेंट में आती है, क्लारा की मौत के ठीक बाद वाले वक्त में। उन्हें शक था कि क्लारा, वॉल्टर और अलिकिया के घर में होने वाली अजीब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये सारी चीजें एक बहुत ही छोटे से इलाके के अंदर हुई थी। जुआन उन्हें जांच करने की इजाजत दे देता है। तय होता है कि मोरा जुआन के घर पर रुकेगी, जानो अलिसिया के घर पर नजर रखेगा और वही रोजनटॉक और फ्यूनेस मिलकर वॉल्टर के घर की जांच करेंगे। जैसे ही जांच शुरू होती है जुआन मानता है कि उसने वॉल्टर को काफी वक्त से नहीं देखा है। जब रोजनटॉक उस बिल्कुल खाली पड़ चुके घर में अंदर जाता है तो उसे कई सारे अजीब निशान और सिंबल्स मिलते हैं जिन्हें सिर्फ एक खास लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ही देखा जा सकता था। वहां वॉल्टर का तो कोई नामो निशान नहीं था, पर वो लोग जितनी देर वहां ढूंढते उन्हें उतनी ही अजीब और डरावनी चीजें मिलने लगती हैं। इसी बीच मोरा फ्यूनेस से कहती है कि वो उस घर में पूरी तरह अंधेरा रखे क्योंकि उनके तजुर्बे के मुताबिक ऐसे अंधेरे में इन अजीब शक्तियों को देखना ज्यादा आसान होता है। रोजनटॉक सबको समझाता है कि उनका मेन मकसद किसी साये या शक्ति को हटाना नहीं है, बल्कि बस इतने सबूत जमा करना है ताकि वो समझ सके कि आखिर सच में वहां हो क्या रहा है। उसके बाद सभी जांच करने वाले इस किस्से से जुड़े तीनों घरों में अपने अपने खास टूल्स और सामान लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद जानो को एक अनजान नंबर से
कॉल आता है जिसमें सामने वाला पूछता है कि अलीसिया कहाँ है। जैसे ही जानो उसे उस जगह का फोन नंबर देता है जहाँ अलीसिया थोड़े वक्त के लिए रुकी हुई थी, सामने वाला कॉलर अचानक फोन काट देता है। इसी के साथ जानो को टॉम की मम्मी का छोड़ा हुआ एक वॉइस मेल भी मिलता है जिसमें वो उस अजीब वीडियो के बारे में पूछ रही होती हैं जो उसके बेटे ने बना लिया था, जिसमें मोरा और जानो जॉन के उस जिस्म को फ्रीजर में डालते हुए नजर आ रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सर्वेलेंस में रखे गए इन तीनों घरों में एक साथ लगभग एक ही वक्त पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जुआन के घर में मोरा के सारे टूल्स अचानक अपने आप घूमने और हिलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर के घर पर रोजेंटॉक और फ्यूनस को कुछ उतना ही डरावना दिखाई देता है। अलमारियों के ठीक नीचे कई सारे चम्मच और चाकू ऐसे लटक रहे थे जैसे उन्हें किसी बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक शक्ति ने रोके रखा हो। इससे पहले कि वो समझ पाते कि ये सब क्या हो रहा है, एक चाकू अचानक अपने आप सीधा रोजेंटॉक के हाथ में जा घुसता है। और देखते ही देखते पूरे घर का सामान हिलने लगता है। अलीकिया के घर पर भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें हो रही थी, जिसने रोजेंटॉक को और भी यकीन दिला दिया कि ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उनके मुताबिक वॉल्टर का घर ही इन सारी अजीब शक्तियों का असली ठिकाना था, जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा था। जब इन सारी चीजों को किसी भी तरह समझाना बहुत मुश्किल होने लगता है तो फ्यूनस डर के मारे अपने होश खोने लगता है। वो जानो को कॉल करके कहता है कि वो इस जांच को यही रोकना चाहता है और इस झमेले से अभी के अभी निकलना चाहता है। और जब जानो फोन पर उससे बात कर रहा होता है तब उसे कुछ अजीब दिखता है। वो देखता है कि वॉल्टर के घर के एक कमरे में एक परछाई खड़ी है, जबकि फ्यूनस उस वक्त वॉल्टर के किचन में था, जो उस जगह से बिल्कुल अलग जगह थी। इस किस्से ने उनके इस शक को और मजबूत कर दिया कि कोई ऐसी ताकत है जो जगह और देखने के ढंग को पूरी तरह बदल देने की काबिलियत रखती है। Lo veo y no lo veo. Hay un tipo en la ventana, no sos vos. इसी बीच मोरा को इन सारी घटनाओं के बीच एक पैटर्न समझ आने लगता है। वो देखती है कि जब भी उसके टेस्ट में पानी का यूज होता है, उसके सारे टूल्स तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। इस चीज से उसको शक होता है कि इस इलाके में परेशान करने वाली ताकत का पानी के साथ कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। अपनी इस बात को पक्का करने के लिए वो जुआन के घर की दीवार में आई उस बड़ी दरार को लगातार देखती रहती है, जो शुरू से ही काफी अजीब लग रही थी और किसी आम टूट फूट जैसी बिल्कुल नहीं थी। ठीक उसी वक्त रोजेंटॉक एक बहुत ही जरूरी बात फ्यूनस को बताता है। वॉल्टर के घर की जांच के वक्त उसे पता चलता है कि वॉल्टर को डराने वाला वो अजीब साया सिर्फ कुछ खास एंगल से ही देखा जा सकता है। जब कोई उसे आम तरीके से सामने से देखेगा तो वो जीव लगभग पूरी तरह गायब रहता है, लेकिन जब किसी अलग एंगल से देखा जाता है तो उसका जिस्म साफ दिखने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी ऐसी दुनिया में रहता हो जो इंसानों की दुनिया के साथ जुड़ी हुई हो। इस नई अजीब खोज से रोजेंटॉक को लगने लगता है कि ये साया हमारी इस इंसानी दुनिया के बजाय शायद किसी दूसरी डायमेंशन से आया है। ये बात सुनकर फुनस पहले से भी कहीं ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो तुरंत वॉल्टर का घर छोड़कर जनो को ढूंढने अलीसिया के घर निकल पड़ता है। पर जब वो वहां पहुंचता है तो उसे जनो वहां कहीं नहीं मिलता। पूरा घर तहस नहस हालत में होता है और कई कमरों में कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस डरावने माहौल के बीच फुनस को एक अलमारी के अंदर से हल्की हल्की चीखें आती हुई सुनाई देती हैं। जैसे ही वो उस आवाज की तरफ आगे बढ़ता है, उसके सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक चीज आती है। जनो का जिस्म अलमारी के अंदर कुछ ऐसी हालत में फंसा हुआ था जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि जब उस अलमारी को सामने से नॉर्मल तरीके से खोला जाता तो जनो अंदर दिखाई ही नहीं देता था। फुनस को वो तब मिलता है जब वो अलमारी का एक दूसरा हिस्सा तोड़ता है और उसे एक अलग एंगल से देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे जनो अब बाकी सभी की तरह इस दुनिया में पूरी तरह मौजूद ही नहीं है। इस अजीब नजारे को देखकर फुनस को पूरा यकीन हो जाता है कि जनो को किसी तरह किसी दूसरे डायमेंशन में खींच लिया गया है, जिसका उस अजीब घटना से कनेक्शन है जो पड़ोस में फैली हुई है। ठीक उसी वक्त मोरा देखती है कि वॉल्टर जुआन के घर की दीवार में बनी दरार के पीछे फंसा हुआ है। Escucha. Soy Mora Albrecht. ¿Me escucha? उसकी हालत भी बिल्कुल जनो से मिलती जुलती थी, मानो वो दोनों आदमी इंसानी दुनिया और किसी दूसरी डायमेंशन के बीच कहीं फंस गए हो। कुछ ही देर बाद फुनस मोरा को ढूंढ लेता है और उसे वो सब बताता है जो उसने अभी अपनी आंखों से देखा था। ये समझ आने के बाद कि हालत अब हद से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, मोरा रोजेंटॉक से बात करने की और इस जांच को थोड़े वक्त के लिए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। तब मोरा अपनी वो बात समझाना शुरू करती है जो वो अब तक समझ रही थी। उसके मुताबिक वो लोग जिन शक्तियों से डील कर रहे हैं वो कोई पुराने जमाने के भूत नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें हैं जो किसी
और डायमेंशन से आती हैं। उसकी ये बात रोसेनटॉक के शक को भी सच मानती है कि वॉल्टर का घर ही इस पूरे किस्से का असली ठिकाना है। मोरा को लगता है कि वहाँ कोई ना कोई दूसरी डायमेंशन का रास्ता या दरार खुल गई है जिसने इन शक्तियों को इंसानी दुनिया में आने का रास्ता दे दिया है। वो आगे बताती है कि पानी उनका सबसे बड़ा जरिया है, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, बात करनी हो, अपनी ताकत बढ़ानी हो या इंसानों के दिमाग पर असर डालना हो। इससे ये बात एकदम साफ समझ आ जाती है कि मोहल्ले में होने वाले इतने सारे अजीब किस्सों का आखिर पानी के साथ क्या कनेक्शन था। मोरा को ये भी शक होता है कि जॉन के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि मौत से ठीक पहले उसने वॉल्टर के आंगन में लगे नल से पानी पिया था। मोरा आगे समझाती है कि क्योंकि ये शक्तियां एक दूसरी डायमेंशन से आती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा आम तरीके से नहीं देखा जा सकता। वो सिर्फ कुछ खास एंगल से ही साफ दिखती हैं, जैसे उनका वजूद दो आपस में जुड़ी दुनिया के बीच फंसा हो। मोरा का ये भी मानना था कि उनके शरीर का स्ट्रक्चर इंसानी दुनिया की किसी भी चीज से पूरी तरह अलग हो सकता है। पर इससे पहले कि वो इस बारे में और ज्यादा बताती, अचानक कुछ बहुत भयानक घट जाता है। ये सब देखकर फुनेस दंग रह जाता है और उसके पास बस देखते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये सब देखना उसके लिए इतना खौफनाक होता है कि फुनेस को वहीं बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ जाता है। हालांकि वो किस्मत से जिंदा बच जाता है। खुद को संभालने की कोशिश के बीच फुनेस ये देख नहीं पाता कि दीवार की दरार के अंदर से एक बहुत अजीब सा जीव धीरे धीरे बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक उसी वक्त रोसेनटॉक को भी उतना ही खौफनाक मंजर दिखता है। वॉल्टर के घर के अंदर होते हुए वो अपने पीछे के एक दरवाजे को अपने आप धीरे धीरे खुलते हुए देखता है और फिर उस घने अंधेरे के अंदर से एक अनजान साया निकलकर बाहर आता है। थोड़ा सा रिकवर होने के बाद फ्यूनेस मदद मांगने के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें तब बेकार हो जाती हैं जब उसे समझ आता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर बाद पूरे घर में रखा सामान और फर्नीचर अपने आप हिलने लगते हैं, मानो कोई अनजान ताकत उन्हें उस बड़ी दरार की तरफ खींच रही हो जो अब बढ़कर एक बहुत बड़ा रास्ता बन चुका था। ये सब थोड़ी ही देर चलता है और इससे पहले कि कुछ और हो, वो अजीब जीव बिना कोई निशान छोड़े एक बार फिर वहां से गायब हो जाता है। ज्यादा वक्त नहीं बीतता कि एलिशिया फ्यूनेस से मिलने वहां पहुंच जाती है। टॉम के उस वीडियो को देखने के बाद जिसमें मोरा और जानो जॉन के उस जिस्म को फ्रीजर में डाल रहे थे, एलिशिया को पक्का यकीन हो गया था कि फ्यूनेस और वो लोग उससे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं। फ्यूनेस उससे समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने जो भी किया वो सब एलिशिया को बचाने और हालत को और खराब होने से रोकने के लिए ही किया था। पर उस सब के बीच फ्यूनेस रोते हुए एलिशिया से कहता है कि वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चले, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने के बाद से वो अभी तक ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। पर जैसे ही वो एलिशिया की गाड़ी के पास पहुंचता है, जो नजारा वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर जॉन का वो मुर्दा रखा हुआ था। किसी तरह एलिशिया ने अपने ही बेटे की कब्र खोदकर उसे निकाल लिया था और उसे अपने साथ ले आई थी। ये देखकर कि अब सब कुछ हद से ज्यादा अजीब और पागलपन जैसा हो चुका है, फ्यूनेस तुरंत अपनी खुद की गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग निकलने का फैसला करता है। ये नजारा उसे इतना डरा देता है कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से गाड़ी भगाकर निकल जाता है। एक सुनसान और बिल्कुल अलग जगह पर खुद को थोड़ा संभालने के लिए रुकने के बाद फ्यूनेस को उसके पुलिस रेडियो पर उसका एक साथी ऑफिसर कॉल करता है। वो ऑफिसर बताता है कि वो इस वक्त एलिशिया के घर पर ही है। उसने बताया कि उस दिन सुबह एलिशिया पुलिस स्टेशन आई थी और जिद कर रही थी कि उसे फ्यूनेस से मिलना है। जब वो लोग फ्यूनेस से बात नहीं कर पाए तो उस ऑफिसर ने सोचा कि वो खुद एलिशिया के घर जाकर देख लेगा कि सब ठीक तो है ना। ये सुनते ही फ्यूनेस के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उसे वार्निंग देता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो अभी के अभी वहां से निकल जाए। लेकिन रेडियो बंद करने से पहले उस ऑफिसर ने एक अजीब बात कही। उसने बताया कि उसने जानो को घर के आसपास भटकते हुए देखा था और वो बहुत ही अजीब तरह से हरकतें कर रहा था। पूरी रात होने वाले इन खौफनाक नजारों को देखने के बाद फ्यूनेस अब इस बात को पक्का मान चुका था कि इस जांच से जुड़े हर शख्स के साथ कुछ बेहद बुरा हो रहा है। ये समझकर कि ये सारा झमेला वॉल्टर, क्लैरा और एलिशिया के घरों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, फ्यूनेस एक बेहद मजबूरी में बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो वापस उस मोहल्ले में लौट कर आता है, इस पक्के इरादे के साथ कि वो इन अजीब शक्तियों के असली ठिकाने को ही जलाकर राख कर देगा, जिन्होंने पहले ही इतने सारे लोगों की जान ले ली है। एलिशिया को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह ले जाने के साथ साथ वो उन सभी घरों को फूंक देने का प्लान बनाता है जिन्हें वो इन शक्तियों से जुड़ा हुआ मानता था। हालांकि एलिशिया के घर पहुंचकर पूरे घर में पेट्रोल छिड़कने के बाद अंदर फ्यूनेस को एलिशिया का वो मुर्दा जिस्म मिलता है। ये कभी साफ साफ पता नहीं चल पाता कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन इस डरावने किस्से के बाद फ्यूनेस का ये यकीन और पक्का हो जाता है कि हालत अब पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है। निराशा से भरकर वो घर को जलाने के अपने प्लान में आगे बढ़ता है, पर यहाँ भी एक अजीब बात होती है। फ्यूनेस जब भी माचिस जलाने की कोशिश करता है, पेट्रोल में आग पकड़ने से पहले ही तीली बुझ जाती है। जब वो ध्यान से पास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक पास जानो खड़ा हुआ नजर आता है, जो आग पकड़ने से पहले ही लगातार माचिस की तीली को फूंक मार मार कर बुझा रहा था। जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो फ्यूनेस अपनी पिस्टल निकालता है और सीधा पेट्रोल की तरफ फायर कर देता है, जिसकी वजह से पूरे घरों में एक भयानक आग फैल जाती है।
पूरा 1 साल बीत चुका है। हुआन को फिर से पुलिस बुलाकर पूछताछ कर रही होती है। वो पूछते हैं कि क्या जानो, मोरा या रोजनटॉक के साथ उसका कोई कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि वो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स उस रात मोहल्ले में हुई उन अजीब घटनाओं के बाद से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। हुआन समझाता है कि वो तीनों सच में क्लारा की मौत की जांच के लिए उसके पास आए थे और उन्होंने उसे इस किस्से से जुड़े सबूत भी दिखाए थे। तभी ऑफिसर्स फ्यूनेस के बारे में पूछने लगते हैं। हुआन बताता है कि उसने फ्यूनेस को आखिरी बार जॉन के फ्यूनरल पर देखा था, अलीशिया के ठीक बगल में। पुलिस की जांच के मुताबिक सबको यही लगता था कि वान, वॉल्टर और अलीकिया के घरों को जलाकर राख करने के पीछे फ्यूनेस ही जिम्मेवार था। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी फ्यूनेस का अब तक कुछ पता नहीं था और उसे सरकारी तौर पर एक भगोड़ा मान लिया गया था। पर जैसे ही उनकी पूछताछ खत्म होने वाली होती है, हुआन अचानक ऑफिसर्स के ठीक पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है कि रोजनटॉक वहां खड़ा है। और जो बात इस पल को और भी डरावनी बनाती थी वो ये थी कि हुआन कहता है रोजनटॉक का चेहरा बहुत बुरी तरह जला हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि कमरे में मौजूद बाकी किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक कुछ ही सेकंड्स बाद एक कुर्सी अपने आप जमीन पर घिसटने लगती है और अचानक हवा में उड़कर सीधा ऑफिसर्स की तरफ फेंक दी जाती है। कहानी के आखिर में रोजनटॉक के इस तरह अचानक दिखाई देने से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस पूरे पड़ोस को झेलने वाले वो खौफनाक हादसे अभी सच में खत्म नहीं हुए हैं। भले ही जिन घरों को इस अजीब सिलसिले का ठिकाना माना जाता था उन्हें आग से जलाकर बर्बाद कर दिया गया हो, पर इस खौफ के पीछे का राज अब भी कई सारे ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनजान मोड़ के साथ ये भयानक कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो बिना सोचे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, क्योंकि चैनल पर इससे भी ज्यादा मजेदार और धांसू मूवीज आने वाली हैं। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको इस मूवी का सबसे क्रेजी पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।